दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जिसके पास कोई प्रॉब्लम ना हो। इस दुनिया में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। पर लोग अपने परेशानियों से निजात पाने के लिए जल्दबाजी में गलत फैसला कर लेते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि उनकी खुद की ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही जाती है, उनके साथ साथ और भी ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं। दरअसल आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। स्वागत है आप सभी देखने वालों का। मैं दानिश अंसारी। आज की जो सच्ची घटना आप सुनने जा रहे हैं, दरअसल यह घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है बनारस, और इसी बनारस का एक थाना पड़ता है मिर्ज़ा मुराद। मिर्ज़ा मुराद थाने के अंतर्गत एक गांव आता है मेहंदीगंज, और इसी मेहंदीगंज गांव का रहने वाला है चंद्रशेखर बिंद। दरअसल चंद्रशेखर के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटी और 2 बेटे हैं। बड़ी बेटी का नाम अलका बिन, जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास, जो अपने गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर एक कॉलेज से MSc की पढ़ाई कर रही है। बात कर रहा हूं मैं 2 जुलाई 2025 की सुबह के करीब 9 बजे के आसपास की। दरअसल अलका अपने परिवार वालों से यह बोल कर घर से निकलती है कि मैं कॉलेज जा रही हूँ, क्योंकि कॉलेज में पेपर है और पेपर देने के बाद मैं टाइम पर घर वापस आ जाऊँगी। लेकिन जब दोपहर के 2 बज जाते हैं और 2 बजे तक भी अलका जब अपने घर पर नहीं पहुँचती हैं, तो अलका के पिता जब अपनी बेटी के नंबर पर फ़ोन करते हैं, तो अब अलका का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। हालांकि उसके बाद से चंद्रशेखर अपनी बेटी के नंबर पर कई बार फ़ोन करते हैं, लेकिन हर बार जब स्विच ऑफ बताने लगता है, उसके बाद से अलका के परिवार वाले एकदम से परेशान हो जाते हैं और फिर नज़दीकी थाने में जाकर सारी बात पुलिस को बता देते हैं। हालांकि जब पुलिस को सारी बात बताते हैं, पुलिस अलका की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करती है, उसे ढूंढना भी शुरू कर देती है। पर जैसे ही 2 घंटे का समय गुजरता है, आखिरकार इस मिर्ज़ापुर थाने में एक कॉल आती है, जिसमें कॉल करने वाला व्यक्ति पुलिस वालों को कहता है कि साहब, मैं रूपापुर इलाके के विधान बसेरा होटल से बोल रहा हूँ। दरअसल मेरे होटल के कमरे में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी मिली है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस फ़ौरन आधे घंटे के अंदर ही जब होटल में पहुँचती है, खास करके जब कमरे में एंट्री करती है, तो उस देखती है कि कमरे के अंदर एक लड़की की डेड बॉडी जो कंबल से लपेटे हुए पड़ी हुई थी, जिसके शरीर से काफ़ी मात्रा में खून बह रहा था। हालांकि पुलिस जब उस लड़की की डेड बॉडी को चेक करती है, तो मालूम चलता है कि मरने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि अलका ही है। दरअसल अलका के गले में किसी तेज धारदार हथियार से वार किया गया था, और वो तेज़धार चाकू भी जो कि बगल में ही पड़ा हुआ था। हालांकि पुलिस जब उस चाकू के बारे में होटल वालों से पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि वह चाकू होटल के किचन में ही इस्तेमाल होने वाला चाकू था, जिसे लेकर पुलिस को शक हो जाता है कि शायद होटल का ही कोई कर्मचारी अलका बिन की हत्या करने का मुजरिम हो सकता है। लेकिन पुलिस जब इस बारे में होटल के कर्मचारियों से पूछताछ करती है, तो होटल मैनेजर पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहते हैं कि साहब, यह लड़की सुबह के करीब 9 बजे के आसपास इस होटल में एंट्री करती है। शाम के करीब 4 बजे के आसपास होटल का स्टाफ कमरे की सफाई करने के लिए कमरे में जाता है। हमें लगता था कि शायद वह लड़की कमरे से बाहर जा चुकी है, लेकिन होटल का स्टाफ जब कमरे की सफाई करने के लिए कमरे के अंदर एंट्री करता है, तो देखते हैं कि लड़की की डेड बॉडी कंबल से लिपटी हुई पड़ी है। होटल मैनेजर जब यह सारी बात पुलिस को बताते हैं, उसके बाद से पुलिस तुरंत ही इस बात की जानकारी अलका के पिता चंद्रशेखर को देते हैं, और चंद्रशेखर को जब मालूम चलता है कि किसी ने उसकी बेटी की हत्या कर दी है, उसके बाद से चंद्रशेखर का पूरा परिवार ही होटल में पहुंच जाता है। और जब अपनी बेटी की डेड बॉडी को देखते हैं, तो देखने के बाद फूट फूट कर रोने लगते हैं। उनके बाद से पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्ज़े में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और जब इधर पोस्टमार्टम हो जाता है, डेड बॉडी को अलका के परिवार वालों के हवाले पुलिस कर देती है। लेकिन अलका के परिवार वाले उस बॉडी को लेकर नेशनल हाईवे पर पहुंच जाते हैं, और नेशनल हाईवे पर डेड बॉडी को रखने के बाद रोड पर जाम लगा देते हैं, और वहां पर हंगामा शुरू
हो जाता है। हालांकि जब हंगामा शुरू होता है लगभग 4 थाने की पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और अलका के पिता चंद्रशेखर को समझाते हुए कहती है कि इसका जो भी आरोपी होगा हम उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। हालांकि पुलिस के काफ़ी समझाने बुझाने के बाद चंद्रशेखर पुलिस की बात मान जाता है। अपनी बेटी की डेड बॉडी को लेकर वो वहाँ से घर पे आ जाता है, उसका अंतिम संस्कार भी कर देता है, लेकिन पुलिस वालों के ऊपर दबाव देते हुए कहता है कि साहब मेरी बेटी की डेड बॉडी जिस होटल में मिली है, दरअसल मेरी बेटी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि होटल के ही किसी कर्मचारी ने की है। पुलिस को भी लगता है कि शायद अलका की हत्या होटल के ही किसी कर्मचारी ने की है, क्योंकि जिस हथियार से अलका की हत्या की गई थी वो चाकू होटल के किचन में ही इस्तेमाल किया जाने वाला चाकू था। पुलिस इसी आधार पर होटल के 4 कर्मचारी को गिरफ्तार भी करती है, उनसे पूछताछ भी करती है, लेकिन सब के सब पुलिस को एक ही जवाब देते हुए कहते हैं कि साहब हमने उस लड़की की हत्या नहीं की है। हालांकि पुलिस जब होटल कर्मचारियों से पूछताछ करती है कि लड़की जब होटल में आई थी क्या उसके साथ कोई और भी इस होटल में आया था, होटल के मैनेजर पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ साहब, उस लड़की से पहले करीब 15 मिनट पहले एक और लड़का आया था। दरअसल उसी लड़के के साथ वह लड़की कई बार हमारे होटल में आ चुकी थी, इसलिए हमने इनका कोई डिटेल्स रजिस्टर में एंट्री नहीं की। हालांकि पुलिस जब उस लड़के के बारे में होटल मैनेजर से पूछताछ करती है तो होटल मैनेजर पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब मैं उस लड़के को जानता नहीं हूँ। पुलिस जब होटल में लगे सीसीटीवी को चेक करती है तो आखिरकार उस सीसीटीवी में सुबह के करीब 5 बजे के आसपास अलका उस होटल में जाते हुए भी दिखाई देती है। लेकिन होटल मैनेजर जब उस लड़के के बारे में पुलिस वालों को बताता है, उसके बाद से पुलिस अब सच्चाई का पता लगाने के लिए, खास करके उस लड़के के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए अलका के मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल्स को निकालती है। हालांकि पुलिस जब होटल के कमरे से अलका की डेड बॉडी बरामद करती है तो वहां पे अलका का मोबाइल भी मौजूद नहीं था। पुलिस जब अलका के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल को चेक करती है तो पता चलता है कि उसमें एक नंबर ऐसा था जिस पे अलका कई महीनों से लगातार बातचीत करती आ रही थी, और सबसे बड़ी बात है कि अलका आखिरी बार भी उसी नंबर पर बातचीत करती है। हालांकि उसके बाद से पुलिस जब उस नंबर की डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि वह नंबर किसी साहब बिंद के नाम पर रजिस्टर्ड है। दरअसल यह साहब कोई और नहीं बल्कि अलका के ही गांव का रहने वाला है, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास है। पुलिस जब साहब के मोबाइल की लोकेशन खंगालती है तो आखिरकार अगले दिन 3 जुलाई 2025 को साहब के मोबाइल का लोकेशन भदोही के इलाके का दिखाई दे रहा था। पुलिस को जैसे ही मोबाइल के लोकेशन मिलती है उसके बाद से पुलिस उस लोकेशन पर पहुंचती है, लेकिन इधर साहब जब पुलिस वालों को देखता है तो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह भाग पाता पुलिस उसे पकड़ लेती है। और पुलिस जब उसे पकड़कर थाने में लेकर आ रही थी तभी बीच रास्ते में साहब को मौका मिलता है और वो पुलिस वालों के पास से उनकी बंदूक छीन लेता है और फिर हवा में फायरिंग करते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है। हालांकि जब पुलिस उस पर जवाबी कार्रवाई करती है तो एक गोली जाकर साहब के पैर में लग जाती है, जिसकी वजह से साहब घायल हो जाता है। उसके बाद से पुलिस उसे गिरफ्तार करके जब थाने में लेकर आती है और जब साहब से अलका बिंद की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो साहब भी बिना किसी सख्ती दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन साहब जब इस हत्या के पीछे की पूरी कहानी पुलिस को बताता है, खासकर जब इसकी असलियत अलका के परिवार वालों को पता चलती है तो अलका के परिवार वाले पुलिस को जवाब देते हुए कहते हैं कि साहब ये लड़का झूठ बोल रहा है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2024 में। साल 2024 में एक शादी समारोह में साहिब और अलका की पहली बार मुलाकात होती है और पहली मुलाकात में दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। उसके बाद से अपना अपना मोबाइल नंबर एक दूसरे को शेयर करते हैं।
फ़ोन पर बातचीत होने लगती है और बातचीत करते करते आखिरकार साहब और अलका के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दरअसल साहब, जो कि गुजरात शहर में रहकर एक फैक्ट्री में नौकरी कर रहा था, जहां पर उसकी तनख्वाह सिर्फ 15,000 रुपये होती है। साहब और अलका के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है तो साहब, जो गुजरात में रहकर के नौकरी कर रहा था, फ़ोन के ज़रिए ही एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जब भी इन दोनों को मुलाकात करने का मन होता है, साहब वहाँ से अपने घर के लिए आता है, लेकिन घर पर आने से पहले उसी होटल में जाकर अलका से मुलाकात करता है, क्योंकि अलका से जब भी वह बाहर मुलाकात करने के लिए कहता था तो अलका उसे जवाब देते हुए कहती है कि बाहर मुझे जानने वाले काफ़ी लोग हैं, अगर हम दोनों एक साथ किसी ने देख लिया तो मैं पकड़ी जाऊंगी। होटल सेफ है, वहाँ पर हम मुलाकात भी कर लेंगे और किसी को मालूम भी नहीं चलेगा। और होता भी बिल्कुल वैसे ही है। दरअसल पिछले 1 साल से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। होटल में जाकर कई बार दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी कर चुके थे, लेकिन इस बात की जानकारी अलका के परिवार वालों को कभी नहीं मालूम हुई थी। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, उसके बाद से अलका साहब के ऊपर शादी करने के लिए दबाव डालने लगती है। हालांकि साहब भी अलका से शादी करना तो चाहता था, लेकिन हर बार उसे एक ही बात कहता था कि अभी मैं उतना पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ जिससे मैं तुरंत शादी कर सकूँ। लेकिन शादी करने से लेकर जैसे ही बात को वो टालने लगता है, तो उसके बाद से अलका उससे पैसों की डिमांड करने लगती है। हालांकि शुरू में अलका जब साहब से कुछ पैसों की डिमांड करती है, साहब उसे पैसे दे देता है, लेकिन शादी करने के लिए जब कहती है, शादी करने के लिए जब भी तैयार नहीं होता, तो अलका अब दिन प्रतिदिन ज़्यादा पैसों की डिमांड करने लगती है, जिससे साहब चाहकर भी पूरा नहीं कर पाता है। और अलका जब बार बार साहब के ऊपर ज़्यादा पैसों को लेकर डिमांड करने लगती है, तो आखिरकार साहब भी एकदम से तंग आ जाता है और आखिरकार अपनी परेशानी को दूर करने के लिए जल्दबाजी में एक फ़ैसला कर लेता है। दरअसल साहब सोचता है कि क्यों ना अलका को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा देता हूँ, ना रहेगा बाँस ना बजेगी बांसुरी। यही सोचकर 30 जून 2025 को आखिरकार साहब गुजरात से ही अलका के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि 2 जुलाई 2025 को मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। मैं डायरेक्ट उसी होटल में आऊँगा जहाँ हम मिलते हैं, तुम मिलने के लिए आ जाना। अलका भी मिलने को तैयार हो जाती है और आखिरकार वादे के मुताबिक 2 जुलाई 2025 को सुबह करीब 9 बजे के आसपास साहब रूपापुर के विधान बसेरा होटल में एंट्री कर जाता है। और इधर 9 बजे के आसपास जब अलका भी अपने घर से निकलती है, तो अपने परिवार वालों से झूठ बोल देती है कि मैं कॉलेज जा रही हूँ, कॉलेज में मेरा पेपर है। लेकिन अलका जब अपने घर से निकलती है, तो ठीक 15 मिनट के बाद ही करीब 9:15 बजे के आसपास खुद अलका भी उस होटल में पहुंच जाती है और जाकर कमरे में उससे मुलाकात करती है। हालांकि कमरे के अंदर साहिब और अलका की जब मुलाकात होती है, तो उस वक्त भी साहिब अलका को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, जैसे ही मैं थोड़ा अच्छा पैसा कमाने लगूंगा मैं तुमसे शादी कर लूँगा। लेकिन अलका उससे शादी करने की ज़िद पर अड़ जाती है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। इधर साहब अलका से पहले ही सोचकर चला था कि अगर अलका उसकी बात नहीं मानती तो फिर ठीक है, और अगर मानेगी तो नहीं मानेगी तो मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। इसलिए साहब मौका देखकर होटल के अंदर जो किचन में चाकू इस्तेमाल किया जा रहा था उसे छुपा करके कमरे में लेकर आ जाता है। लाख समझाने के बावजूद भी जब अलका साहब की बात नहीं मानती, तो आखिरकार साहब भी गुस्से में आकर उस चाकू को अलका के गले पर चला देता है, जिसकी वजह से अलका की घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। और अलका की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से साहब उसकी पहचान मिटाने और ख़ुद को बचाने के लिए उसका आईडी प्रूफ अपने पास रख लेता है। साथ ही साथ उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ करने के बाद अपने साथ ले लेता है और अलका की डेड बॉडी को कंबल में लपेट करके वहीं पर छोड़ देता है और वहां से सीधे बदोही अपनी बहन के घर चला जाता है। दरअसल वहां
से साहब जो गुजरात भागने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले कि वह गुजरात जा पाता पुलिस उसके मोबाइल का लोकेशन ट्रेस कर लेती है और फिर साहब को गिरफ्तार कर लेती है। वाकई में साहब जब यह पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस साहब को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर उसे जेल भेज देती है। लेकिन जब इस बात की जानकारी अलका के परिवार वालों को पता चलती है तो अलका के परिवार वाले पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहते हैं कि साहब झूठ बोल रहा है, मेरी बेटी ऐसी हो ही नहीं सकती, मेरी बेटी का किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है, आपको सुरक्षित करना है। आप जहां रहें खुश रहें। जय हिंद दोस्तों।